प्यारे बच्चों, आज अपने पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जो गुप्त काल है, गुप्त काल का जो समय है वह है 275 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक का। ठीक है, आपकी जो बुक में बता रखा है 275 से 550 ईस्वी तक का काल गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। अब प्यारे बच्चों, भारतीय इतिहास में गुप्त काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। क्योंकि ये वह काल है, ये वो समय है जब भारतीय इतिहास में यानी कि गुप्त काल के दौरान हम कह सकते हैं कि साहित्य की, कला की उन्नति हुई थी। ठीक है, इस वजह से इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। तो सर्वप्रथम अपने जो महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट है जो शासकों के संदर्भ में है वो पहले देखते हैं। तो पहले प्यारे बच्चों, जो गुप्त वंश के संस्थापक या आदि पुरुष की जो अगर बात करें तो नाम मिलता है उसका श्रीगुप्त। क्या मिलता है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त है जो, इसे हम कह सकते हैं संस्थापक कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या कह सकते हैं? संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का प्यारे बच्चों जो समय है वो अपने मान सकते हैं 275 ईस्वी से लेके, ठीक है, 300 ईस्वी तक का जो काल है श्रीगुप्त का है। तो इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, यही मिलता है कि इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी? महाराज की। अब ध्यान रखने योग्य बात है कि प्यारे बच्चों, जो महाराज की उपाधि ये सामंत ही धारण करते थे। तो ये भी कहा जा सकता है जो शुरुआती गुप्त काल की बात करें तो ये जो शुरुआती जो शासक हैं ये सामंत ही थे। असल में ये कहा जाता है ये कुषाणों के सामंत थे। तो शुरुआती जो पहला हम संस्थापक कह दें या इसे हम आदिराज कह सकते हैं, आदि पुरुष कह सकते हैं। जैसे प्रभावती गुप्त है ना, प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी, उसने अपने पुनः ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहा है। इसी प्रकार पर और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। क्योंकि आपको दो प्रश्न हमेशा याद रखने हैं, कोई भी वंश शुरू करें तो उसका संस्थापक और अंतिम राजा ये तो जरूर आपको पता होना चाहिए। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों 2 नंबर पे अपने देखते हैं, इसके बाद आया घटोत्कच। कुछ नहीं है, नाम ही याद रखना है बस, घटोत्कच। घटोत्कच है जो, इसका जिक्र मिलता है। तो ये जो समय अपने कह सकते हैं 300 से लेके 319-20 का, 300 से लेके 319-20 का 20 ईस्वी तक का जो काल है वो घटोत्कच का है। इसके बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। श्रीगुप्त का ही ये पुत्र है घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद ये शासक बना और इसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराज की उपाधि धारण की थी। बस इतना ही जानकारी मिलती है। वही पुनः ताम्रपत्र अभिलेख में और रिद्धपुर के अभिलेख में, खासकर बस इन 2 अभिलेखों में इसके संदर्भ में जानकारी मिलती है। अब प्यारे बच्चों हमें पढ़ना है यहां जो तीसरा जो शासक है जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। तो गुप्त काल में अपने पढ़ रहे हैं तीसरा जो शासक है प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त, अपने इसे क्या कहेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। अब ध्यान रहे, इतिहास में हम 3 प्रमुख चंद्रगुप्त पे बात करते हैं। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य है, जैसे ही चंद्रगुप्त के पीछे मौर्य लगेगा तो वो तो मौर्य वंश की बात होगी। मौर्य चंद्रगुप्त के, जो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त है उनकी बात हो रही है, लेकिन यहां हम गुप्त वंश के चंद्रगुप्त की बात कर रहे हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम, एक हम पढ़ेंगे आगे चल के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सो चंद्रगुप्त जो प्रथम है इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक, क्या प्यारे बच्चों? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापक माना जाता है। इसके संदर्भ में 2-3 प्रमुख फैक्ट हैं वो याद रखने हैं। समय आप इसका नोट कर सकते हो। चंद्रगुप्त प्रथम का जो समय है वह प्यारे बच्चों हम मान सकते हैं 319-20 से लेके 335 ईस्वी तक। आपकी बुक में दे रखा है इसका समय 320 से 335, तो अपने उसी संदर्भ में ही ले सकते हैं, 320 ही ले लो। 320 से लेके 335 ईस्वी तक का जो काल है वह चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब जैसे ही ये शासक बना, सम्राट बना, तो कहते हैं कि इसने एक संवत चलाया। क्या चलाया? संवत। संवत का नाम क्या? गुप्त संवत।
गुप्त संवत यानी कि कैलेंडरी गुप्त संवत, जैसे अपने विक्रमी संवत पढ़ते हैं, शक संवत है, उसी प्रकार गुप्त संवत चलाया। तो गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब चलाया? तो 319-20 ईस्वी में ही ये संवत चलाया था। दूसरा ये मिलता है कि इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी जिसका नाम था, लिच्छवी वंश की राजकुमारी के साथ प्यारे बच्चों अपने कह सकते हैं कि इन्होंने विवाह किया था। तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी के साथ विवाह किसने किया? चंद्रगुप्त ने। इस प्रकार यानी कि विवाह संबंधों से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार इसने भी किया था। अब प्यारे बच्चों जो महत्वपूर्ण एक और बात है, इसने जो उपाधि धारण की थी वो ध्यान रखने वाली है। इसने महाराजधिराज की उपाधि धारण की। कौन सी? महाराजधिराज की उपाधि धारण की, ये ध्यान रखना है। ये एक स्वतंत्र उपाधि है, तो इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी, ये ध्यान रखना है। वास्तविक संस्थापक हो गया गुप्त वंश, गुप्त संवत चलाया था, और लिच्छवी वंश की राजकुमारी के साथ इसने क्या किया था? विवाह करवाया था। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों अपने जो अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वो पढ़ते हैं। अब इसके बाद प्यारे बच्चों समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त के बारे में काफी विस्तार से आपकी बुक में दिया हुआ है और महत्वपूर्ण ये शासक है। समुद्रगुप्त को ही भारतीय इतिहास में इसे बोला जाता है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका एक तो समय प्यारे बच्चों, इसका समय क्या रहेगा? 335 से लेके 380 ईस्वी तक समय दे रखा है समुद्रगुप्त का। ठीक है, अब 335 से 380 समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ रहे हैं। समुद्रगुप्त के बारे में एक तो इसे जो वी.ए. स्मिथ है, विंसेंट स्मिथ, इसने ही कहा था, इसे क्या कहा था? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। अब इसका जो आदर्श था, इसका प्यारे बच्चों ये चाहता था साम्राज्य विस्तार, ये अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहा था। और इसी के तहत इसने उत्तर भारत व दक्षिण भारत में अनेक अपने युद्ध अभियान चलाए और अनेक राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाई, अनेक क्षेत्र जीते। तो कुल मिला के समुद्रगुप्त के बारे में हमें अनेक बातें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, पहला तो यही कि इसने प्यारे बच्चों अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया? समुद्रगुप्त ने। क्योंकि सिक्कों से जानकारी मिलती है, कुछ सिक्कों से समुद्रगुप्त द्वारा जो सिक्के चलाए गए उसमें समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? अश्वमेध पराक्रम उन सिक्कों पर लिखा मिलता है। तो इससे जानकारी मिलती है कि इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। क्या सिक्कों में जानकारी क्या मिलती है? सिक्कों पे क्या लिखा मिलता है? सिक्कों पे लिखा मिलता है अश्वमेध पराक्रम, पराक्रम। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार समुद्रगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण एक और बात क्या ध्यान रखनी है? इसका एक कवि था, इसका एक दरबारी कवि था। दरबारी कवि का नाम आपको ज्यों का त्यों याद रहना चाहिए। दरबारी कवि का क्या नाम था प्यारे बच्चों? हरिसेन। क्या था? हरिसेन। ये हरिसेन इसका सेनापति भी था, संधि विग्रहक भी अपने बोल सकते हैं। इसका सेनापति, इसका दरबारी कवि था। कौन? हरिसेन। इस हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी अपने बोल देते हैं, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया है। समुद्रगुप्त ने अनेक युद्ध अभियान किए और विजय प्राप्त की, उनके संदर्भ में जानकारी हमें कहां से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति। तो ये प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति उत्कीर्णित करवाई थी हरिसेन ने, दरबारी कवि था। ध्यान है, ये प्रयाग प्रशस्ति प्यारे बच्चों हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। ये उसी स्तंभ पर उत्कीर्णित करवाई गई है जिस पर अशोक ने अपना अभिलेख उत्कीर्णित करवाया था। तो यह भी आपको बात ध्यान रखनी है। तो हरिसेन है जो, इसके अनुसार
ये मिलता प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध हारा नहीं था, ये एक भी युद्ध नहीं हारा था। अब समुद्रगुप्त की विजयों और इसने जो साम्राज्य जीता था उसको आपकी बुक में प्यारे बच्चों 5 भागों में बांट रखा है। प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि इसने एक तो प्यारे बच्चों गंगा का जो मैदान है, गंगा यमुना का, ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो क्षेत्र गंगा यमुना का क्षेत्र, इस पे क्या किया था, अधिकार कर लिया था। तो एक तो ये क्षेत्र इसने जीत लिया था, ठीक है। इसी प्रकार दोआब क्षेत्र है, जो दोआब क्षेत्र, वो भी इसने अपने अधिकार में, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसके वो जो 5 क्षेत्र हैं जहां पे इसने अधिकार किया, उनकी बात करें तो गंगा यमुना क्षेत्र कह लो, इसी प्रकार दोआब क्षेत्र हो गया, इसी प्रकार प्यारे बच्चों पूर्वी हिमालय क्षेत्र है ना, जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र हो गए, इसी प्रकार प्यारे बच्चों पूर्वी हिमालय क्षेत्र के अलावा अपने कह सकते हैं पूर्वी विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, आठवीं जो राज्य है वो भी इसने अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। और दक्षिण का क्षेत्र भी, यानी कि जो पूर्वी दक्कन क्षेत्र अपने बोलते हैं, जिसे दक्कन क्षेत्र हो गया, दक्कन क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि दक्षिणी भारत की बात अपने कर सकते हैं, दक्षिणी भारत। शक और कुषाण जो राज्य थे उनको भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये प्रमुख 5 इसके अपने कह सकते हैं ये वो क्षेत्र है, यानी कि हम कह सकते हैं संपूर्ण भारत पर ही समुद्रगुप्त ने अपना अधिकार कर लिया था। तो अश्वमेध यज्ञकर्ता भी है ये, इसका दरबारी कवि हरिसेन है, ये याद रहना चाहिए। इसके जो जीते गए क्षेत्र हैं उनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं, जिनके क्या नाम है, गंगा यमुना क्षेत्र, दोआब क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी विंध्य क्षेत्र, जिसमें हम 8वीं क्षेत्र, 8वीं राज्य मानते हैं। इसी प्रकार पूर्वी दक्कन क्षेत्र या दक्षिणी भारत अपने कह सकते हैं। अब प्यारे बच्चों समुद्रगुप्त के बारे में इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और जो बात है वो ये है कि ये कविराज इसे कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, कविराज, विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है। संगीत कला में इसकी विशेष रुचि थी। अब इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो सिक्कों पर, समुद्रगुप्त द्वारा जो सिक्के चलाएंगे उस पर, उन सिक्कों पर समुद्रगुप्त को क्या दिखाया गया है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया, इससे पता चलता है कि ये क्या था, संगीत में भी निपुण था, संगीत में इसकी विशेष रुचि थी। और कविराज भी इसका नाम मिलता है, बस बाकी इसे लिच्छवी दोइत्र भी बोलते हैं, ठीक है, ये इसकी उपाधि है। सो प्यारे बच्चों ये महत्वपूर्ण बातें हैं। हालांकि और भी बहुत है, जैसे दक्षिण में इसने जो अभियान चलाए थे, दक्षिण में 12 राजाओं को हराया, इसी प्रकार उत्तर में जो 9 प्रमुख राजा थे उनको हराया था। तो दक्षिण में जो नीति थी, दक्षिण में समुद्रगुप्त की जो नीति थी उसे ग्रहण मोक्षानुग्रह बोला जाता है, ग्रहण मोक्षानुग्रह, यानी कि पहले तो किसी के राज्य पर अधिकार कर लेना, ग्रहण कर लेना, फिर उसे मुक्ति प्रदान कर देना, मोक्ष मुक्ति, और उसके बाद उसके जो जीते गए क्षेत्र हैं उन्हें वापस लौटा देना। तो इसलिए दक्षिण में जो इसने अभियान चलाए थे, 12 राजाओं को हराया, वहां फिर नीति अपनाई इसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की। तो ये भी मिलता है। और भी अनेकों बातें आपकी बुक में प्यारे बच्चों इतनी ही है, आपको इतना ही याद रखना है। क्रम से अपने प्यारे बच्चों को किस किस अपने शासक को पढ़ के आ चुके हैं। तो सबसे पहले संस्थापक या आदिराज की बात करें तो कौन हो गया, बोलो, श्री गुप्त, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, वास्तविक संस्थापक अपने जिसे मान सकते हैं, और फिर समुद्रगुप्त के बारे में अनेकों बातें हो गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों, समुद्रगुप्त के बाद जो अगला शासक बना वह था प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय कह सकते हो इसे, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय या इसे अपने बोल सकते हैं विक्रमादित्य भी, विक्रमादित्य। अब क्योंकि इसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी तो इसलिए। अब प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण कुछ बातें, समय इसका जो रहेगा वो रहेगा प्यारे बच्चों 380 से लेके अपने मान सकते हैं
412 ईस्वी तक का। आपकी बुक में इसी प्रकार दे रखा है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसे अपने विक्रमादित्य बोलते हैं। इसके अलावा इसके संदर्भ में मिलता है इसे, इसकी अनेक उपाधियां और भी है, इसे देवराज, देवश्री ये भी कहते हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की क्या बातें हैं प्यारे बच्चों, इसने युद्ध अभियानों से तो साम्राज्य का विस्तार किया ही किया, लेकिन गुप्त काल या गुप्त वंश में ये ही वो शासक था जिसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो सबसे ज्यादा इसी का नाम आता है कि वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने वंश का, अपने साम्राज्य का विस्तार किसने किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। ठीक है, इसने क्या किया था? इसने एक तो प्यारे बच्चों नागवंश की राजकुमारी है कुबेर नागा से क्या किया था? विवाह किया। खुद ने अब ठीक है, ध्रुव स्वामिनी से भी इसने विवाह किया था। ठीक है, इसके अलावा इसने अपनी पुत्री जिसका क्या नाम मिलता है? प्रभावती, जिसके बारे में अभी शुरुआत में हम पढ़ के आए हैं। प्रभावती के पूर्णा ताम्रपत्र अभिलेख की बात कर रहे थे, ये प्रभावती वही है। तो प्रभावती है जो, इसका विवाह वाकाटक नरेश या वाकाटक जो शासक है जिसका नाम मिलता है रुद्रसेन। क्या मिलता है? रुद्रसेन द्वितीय था ये। वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से इसने विवाह किया। किसका किया? अपनी पुत्री का। चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे किया? वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। तो इस प्रकार अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है। नागवंश की राजकुमारी है जो कुबेर नागा, उससे विवाह भी किया है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों जो कदम अपने शासक कह सकते हैं, उनके साथ भी वैवाहिक संबंध इनके मिलते हैं। तो ये बात। अब इसके संदर्भ में एक दो महत्वपूर्ण और बातें हैं। इसके दरबार में प्यारे बच्चों, इसके दरबार में ये कह सकते हैं कि नवरत्न मिलते हैं। 9 इसके दरबारी अपने प्रमुख मंत्रियों की बात कह लो, चाहे इसके दरबारी जो कवि थे 9 मिलते हैं। जिस प्रकार हम अकबर के नवरत्नों की बात करते हैं, वैसे ही इसके दरबार में भी 9 प्रमुख इसके अपने दरबारी कवि या नवरत्न थे। तो उनका आगे अपने जिक्र करेंगे, क्योंकि जब सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ेंगे या साहित्य की बात आएगी गुप्त काल में, तो यहां चर्चा करनी है तो अपने कर सकते हैं। जैसे प्रमुख रूप से प्यारे बच्चों मुख्य रूप से अपने नाम ले सकते हैं उनके। आपको 1-2 का नाम याद रखना है। आपके ये दिया, एक तो दिया है प्यारे बच्चों कालिदास, ठीक है, भारत का जिसे शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार महान कोषगृह जिसे अपने कहते हैं अमर सिंह। ठीक है, इसी प्रकार एक मिलता है शंकु शपणक धनवंतरी, आयुर्वेद ज्ञाता था ये धनवंतरी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों वररुचि या एक अपने कह सकते हैं वेताल भट्ट या अपने कह सकते हैं वराहमिहिर। कितने हो गए प्यारे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मिलता है घटप्रकर। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों ये नवरत्न थे इसके दरबार में। कालिदास के बारे में आगे 2 रचनाएं भी आपके दी हुई हैं, साहित्य में अपनी खैर चर्चा कर लेंगे। इसी प्रकार ये नवरत्न इसके दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। इसी के दरबार में प्यारे बच्चों एक चीनी यात्री आया था। ये आपको याद रखना है। किसके दरबार में चीनी यात्री आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में। कौन आया था? ये नाम याद आपको रहना चाहिए। फायान। कौन आया था? फायान। तो फायान आया था, ये ध्यान रखना है। फायान की जो पुस्तक अपने मिलती है फाक्वो की, तो उसमें इसने गुप्त काल के संदर्भ में भी कुछ जानकारियां दी है। भारत की तत्कालीन जो सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त के बारे में विशेष यही बातें। हाँ, इसने 2 राजधानियां बनाई अपने समय में। एक तो पाटलिपुत्र
और एक, क्योंकि इसने प्यारे बच्चों क्या किया था, इसने जो पश्चिमी मालवा है और गुजरात, क्या प्यारे बच्चों, पश्चिमी मालवा का क्षेत्र और गुजरात का क्षेत्र है जो, वो इसने जीता था। ठीक है, तो इसने अपनी द्वितीय राजधानी इसी प्रकार, जो पाटलिपुत्र एक राजधानी मिलती है, दूसरी राजधानी इसने किसे बनाया, उज्जैन को। किसे बनाया, उज्जैन को। तो ये दो महत्वपूर्ण और आपको बातें याद रखनी है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इतना ही आपके बुक में दिया हुआ है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण जो शासक आ रहा है, जिसके बारे में हमें कुछ फैक्ट याद रखने हैं, वो है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है। यहां से छोटा प्रश्न एक बन सकता है प्यारे बच्चों, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की अगर बात करें तो समय तो प्यारे बच्चों हो गया 412 या 14 से, आपकी बुक में दे रखा है 414 से, ठीक है, 455 ईस्वी तक का जो काल है वह कुमारगुप्त से संबंधित है। कुमारगुप्त वे वही शासक है प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय, हमने दो विश्वविद्यालयों की बात की है, इससे पहले एक तक्षशिला एक नालंदा की। भारत में ये पुरातन काल में, प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक किसे माना जाता है, कुमारगुप्त को। ये एक महत्वपूर्ण आपको बात याद रखनी है। ये कहां है, बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय कहां है, बिहार में। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका जो साम्राज्य था वह हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों सौराष्ट्र से लेके, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात से लेके बंगाल तक विस्तृत था। बंगाल तक क्या था, विस्तृत। कुमारगुप्त का जो साम्राज्य हम कह सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। अपने साम्राज्य के अंतिम दिनों में कुछ विद्रोह भी हुए, जैसे पुष्यमित्रों का कह सकते हैं आक्रमण हुआ, तो उसे इसने दबा दिया था। अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था तो पुष्यमित्रों को हरा दिया था, ये भी एक मिलता है। तो ये है प्यारे बच्चों कुमारगुप्त से संबंधित सिर्फ दो बातें। आपको प्रमुख तो एक ही याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपको क्या करना है, कुमारगुप्त, बस। इसके बाद प्यारे बच्चों अंतिम जो आपकी स्कंदगुप्त दे रखा है, अंतिम जो स्कंदगुप्त के बारे में कुछ जानकारी दी है गुप्त वंश के। इसके बाद भी शासक आ रहे हैं, आपके जो अंतिम है वो स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो समय है 455 से लेके 467 तक का दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो काल है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। अब स्कंदगुप्त से संबंधित दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो प्यारे बच्चों स्कंदगुप्त के समय में एक विदेशी जाति है, मध्य एशिया की विदेशी जाति जिन्हें हम मलेच्छ बोलते हैं या हूण जाति, उनका आक्रमण हुआ था। तो स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक उनका दमन कर दिया था। एक ये महत्वपूर्ण बात है, ये याद ही रखनी है। तो किस विदेशी जाति का आक्रमण हुआ, हूणों का। किसके समय में हुआ, स्कंदगुप्त के समय में, और इसने इनके आक्रमण को दबा दिया, दमन कर दिया। तो स्कंदगुप्त ने, हूणों को ही हम क्या बोलते हैं, मलेच्छ। ये मध्य एशिया की एक जाति थी, विध्वंसक जाति अपने कह सकते हैं इसे, तो हूण थी। हूणों को इसने हराया था। ठीक है, एक तो ये हूणों को हरा दिया था, अंतिम विजय स्कंदगुप्त की हुई थी। एक प्यारे बच्चों और महत्वपूर्ण फैक्ट है सुदर्शन झील के बारे में। सुदर्शन झील के बारे में, इस झील के बारे में वैसे तो प्यारे बच्चों अगर इस झील पे ही अगर चर्चा करने लग जाए तो बहुत समय लग जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में ही इसका निर्माण हो गया था। मौर्य काल में जो वैश्य पुष्यगुप्त सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था। सौराष्ट्र प्रांत का क्या आपने कह सकते हैं, गवर्नर था, राज्यपाल था। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल था, जिसका नाम था वैश्य पुष्यगुप्त। उसने इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था जन कल्याण के लिए। ठीक है,
आगे चल के इसका समय समय पे फिर प्यारे बच्चों क्या होता है, जीर्णोद्वार होता है या मरम्मत होती है, ठीक है ना, यही है। तो रुद्रादमन का भी जिक्र आता है, लेकिन हमें यहां एक ही नाम याद रखना है, स्कंदगुप्त का। तो स्कंदगुप्त के समय में भी सुदर्शन झील का क्या हुआ, जीर्णोद्वार हुआ, यानी कि इसकी मरम्मत करवाई गई। बाढ़ की वजह से या पानी बहुत ज्यादा इसमें आ जाने की वजह से शायद ये कुछ टूट फूट गई होगी, तो इस वजह से इस झील का दोबारा मरम्मत करवाई गई। तो किसने करवाया, ये मिलता है प्यारे बच्चों। तो सौराष्ट्र प्रांत का ही गवर्नर था, स्कंदगुप्त का एक गवर्नर सौराष्ट्र प्रांत का ही, जिसका नाम मिलता है प्रणदत्त। प्रणदत्त इसका एक पुत्र था चक्करपालित। उसने इस झील का अपने कह सकते हैं जीर्णोद्वार करवाया था। तो ये एक आपको और महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। कुल मिला के स्कंदगुप्त से संबंधित दो ही बातें, एक तो इसके समय में विदेशी जाति जो हूण है, मलेच्छ जिन्हें हम कहते हैं, उनका आक्रमण हुआ और उनको इन स्कंदगुप्त ने हरा दिया था। इसी प्रकार एक सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। किसने करवाया था, तो सौराष्ट्र प्रांत के जो गवर्नर है प्रणदत्त, उसके पुत्र चक्रपालित ने इसका पुनर्निर्माण मरम्मत करवाई। ये तो हुई प्यारे बच्चों गुप्त काल के प्रमुख शासकों के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं। आपकी बुक में इतनी ही दी हुई है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं क्यों कहा जाता है गुप्त काल को स्वर्ण काल। तो स्वर्ण काल तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी काल में क्या हुआ, विज्ञान की, साहित्य की, कला की उन्नति हुई, इसलिए इसे हम स्वर्ण काल कहते हैं। अब क्योंकि 9 महीने पहले ही नवरत्न तो आपको नाम तो बता ही दिए, कुछ उनकी बात करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम कहते हैं कालिदास, अगर कालिदास का नाम ले तो आपके 2 रचनाएं दी हुई हैं। कालिदास की वैसे प्रमुख 7 रचनाओं की बात हम करते हैं, तो विशेषकर मालविकाग्नि मित्र ये एक नाटक है। मालविकाग्नि मित्र है या अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसी प्रकार रघुवंश दे रखा है, मेघदूत है, ऋतुसंहार है, अनेकों रचनाएं हैं। कालिदास की 7 प्रमुख रचनाएं आपके ये ही दे रखी हैं, रघुवंश एक ये और नोट कर लो। तो इन रचनाओं का ये तो 2 तो प्रमुख नाटक है और ये रघुवंश, इसी प्रकार काव्य हैं। तो ये कालिदास ने इसी काल में इन रचनाओं की क्या हुई थी, ये रचनाएं लिखी गई थी। कालिदास ने इनकी रचना की थी किस काल में, गुप्त काल में ही। तो साहित्य के क्षेत्र में खूब उन्नति हुई है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम एक तो मुद्रा राक्षस पढ़ के आ चुके हैं, ये तो आपको पता ही है, विशाख दत्त द्वारा लिखा गया नाटक है। और एक मिलता है देवी चंद्रन गुप्तम, ये दोनों ही किसके हैं, तो विशाख दत्त के हैं, विशाख दत्त ने इन 2 रचनाओं, ये 2 रचनाएं हैं जो इनकी रचना इसी काल में ही हुई, ठीक है ना। इसी प्रकार शूद्रक का मृच्छकट्टिकम आपकी बुक में दे रखा है, थोड़ा नाम मुश्किल है, याद रखना पड़ेगा, छोटे प्रश्न इसी प्रकार आ सकते हैं। शूद्रक की रचना बोलो तो आपको याद रखना है शूद्रक की मृच्छकट्टिकम, इस प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बताया गया है वराह मिहिर के बारे में। जैसे इसी प्रकार आर्यभट्ट का नाम आप जानते ही हो, आर्यभट्ट की बात आई है, या जालोर बीरमाल के हमारे राजस्थान से ही संबंधित है जो ब्रह्मगुप्त, इनकी बात आई है। तो ये भी इसी काल से संबंधित थे। इन्होंने क्या किया था, इनका विशेष नाम आता है ज्योतिर्विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत ने 2 दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया, बाद में ये अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। तो ये इस दशमलव यानी कि प्रणाली के बारे में खासकर जो आर्यभट्ट का हम जिक्र करते हैं, तो ये सारे महत्वपूर्ण जो कुछ खोजे या साहित्य, महान साहित्य किस काल में लिखा गया, गुप्त काल में, इसीलिए हम इसे स्वर्ण काल मानते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों हम अगर बात करें ना कला की, अगर हम बात करें किसकी, कला की, तो कला के क्षेत्र में भी योगदान मिलता है। जैसे खासकर
प्यारे बच्चों चित्रकला की चाहे बात कर लो, चाहे धातु कला की बात कर लो, चाहे मंदिर स्थापत्य कला की बात कर लो, कुछ एक मंदिरों का नाम लें तो आप दो प्रमुख महत्वपूर्ण, जैसे एक तो लक्ष्मण मंदिर का जिक्र आता है, इसी प्रकार एक झांसी में जो देवगढ़ मंदिर है, दशावतार, देवगढ़ झांसी में दशावतार मंदिर है। ये दो महत्वपूर्ण मंदिर हैं गुप्त काल के, ठीक है। स्थापत्य कला की जानकारी हमें मिलती है कि उस समय कितनी उत्कृष्ट थी। उस समय मंदिरों की ये विशेषता थी कि उस समय जो मंदिर बनाए जाते थे उनमें शिखर का ध्यान रखा जाता था, प्रदक्षिणा पथ है, गर्भगृह है, ठीक है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर गंगा व यमुना की मूर्तियां, असल में प्यारे बच्चों गंगा व यमुना की कहते हैं जो मूर्तियां हैं, या गंगा व यमुना के जो चित्र हैं अपने कह सकते हैं, ये सर्वप्रथम गुप्त काल में ही देखने को मिलते हैं, ये विशेषकर। और खासकर जो रामायण है, रामायण महाभारत हमारे जो महाकाव्य है, मनु संहिता, इनका जो वर्तमान स्वरूप है ये भी कब सामने आता है? गुप्त काल में ही। ये विशेष कुछ बातें हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार बुद्ध से संबंधित जो नालंदा में मूर्ति है जो 80 फीट ऊंची है, और इसके अलावा अजंता की गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं, चाहे दिल्ली का मेहरौली स्तंभ का उदाहरण ले लो, ये सारे उदाहरण प्यारे बच्चों, सुल्तानगंज की जो महात्मा जो बुद्ध की मूर्ति है 7.5 फीट ऊंची, ये सारे ऐसे उदाहरण हैं जो गुप्त काल के स्वर्ण काल होने पर मोहर लगाते हैं, हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसके अलावा थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है गुप्त काल के सामाजिक व्यवस्था के बारे में। अब देखो सामाजिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी, बताया गया कि उस समय वो 4 वर्णों की बात आई है, 4 वर्णों की बात आई है, जिसमें से प्यारे बच्चों जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का काम क्या होता था? अध्ययन अध्यापन का, ठीक है। अध्ययन अध्यापन का काम किनका होता था? ब्राह्मणों का। क्षत्रिय का काम क्या था? क्षत्रिय का काम था राज्य की रक्षा करना, ठीक है, रक्षा करना। इसी प्रकार प्यारे बच्चों जो वैश्य थे इनका काम था व्यापार वाणिज्य उद्योग, ये सब काम। तो इस प्रकार, ठीक है, व्यापार वाणिज्य ये वैश्य से संबंधित काम हो गए, और जो शूद्र का काम ये सेवा प्रदाता ही बताया गया है, ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था में एक तो 4 इन वर्णों का जिक्र आया है। इसके अलावा विशेषकर ये बताया गया कि गुप्त काल में स्त्रियों की दशा ठीक ठाक थी, बढ़िया थी, ठीक है, क्योंकि धार्मिक कृत्यों में, धार्मिक कार्यों में स्त्री की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई थी, ठीक है। अगर किसी, ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति या प्यारे बच्चों या कोई राजा है, उसके अगर पुत्र नहीं है तो उसकी संपत्ति पे अधिकार भी किसका माना जाता था? स्त्री का ही माना जाता था। तो ये हम कह सकते हैं। इसके अलावा 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र आया है, 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र आया है। तो ये कुछ एक इतनी ही जानकारी दी गई है सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में। गुप्त काल जो आपकी बुक में दिया हुआ है इतना ही बताया हुआ है प्यारे बच्चों। तो आपको इस प्रकार ये गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण जो सम्राट हैं अपने क्रम से जिन्हें पढ़ना है, एक बार फिर अपने रिपीट कर लें उन्हें। नाम सर्वप्रथम अपने संस्थापक की बात की तो श्रीगुप्त, उसके बाद उसी का पुत्र घटोत्कच, उसके बाद हम वास्तविक संस्थापक का नाम लेते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की बात आती है। उसके बाद प्यारे बच्चों समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन जिसे कहा जाता है, उसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। उसके साम्राज्य को हम 5 भागों में बांट के हमने देखा है। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, जिसके दरबार में नवरत्न थे और जिसके समय में चीनी यात्री फायान आया था। फिर नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त, और फिर अंतिम अपने पढ़ा स्कंदगुप्त, जिसके समय में एक तो झील का पुनर्निर्माण हुआ, किस झील का? सुदर्शन झील का, और एक प्रमुख हुणों का जो आक्रमण हुआ था उसे विफल कर दिया था, यानी कि हुणों को हरा दिया था। उसके बाद सांस्कृतिक अगर बात करें साहित्य की, कला की, तो मंदिर स्थापत्य कला की बात कर सकते हैं अपने। अनेक प्रकार के, क्योंकि इस काल में सिक्के भी, अनेक मुद्राएं भी जारी हुई,
ठीक है, वो भी पढ़े हैं। और प्रमुख रूप से जैसे कालिदास की कुछ रचनाएं होगी, या ज्योतिर्विज्ञान गणित के क्षेत्र में किन्होंने योगदान दिया उनसे संबंधित, जैसे वराहमिहिर है, चाहे आर्यभट्ट है, चाहे ब्रह्मगुप्त है, इनके आपको कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। और सामाजिक व्यवस्था में हमने क्या पढ़ा कि 4 प्रकार के ये वर्ण थे, 8 प्रकार के विवाह थे, स्त्रियों की दशा ठीक ठाक थी। तो कुल मिला के यहां तक प्यारे बच्चों आप पढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।